देश में एक मजबूत निर्णायक सरकार जिसके 12 साल लगातार इस भारत को चलाते हुए हो रहे हैं और उस सरकार के मुखिया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सेवा ही संकल्प है इस माध्यम से 12 वर्षों से लगातार भारतवर्ष की सेवा जो की है, जिसमें इन्होंने गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए विशेषकर जो कार्य किए हैं उन कार्यों को बताने के लिए आज हम आपके समक्ष यहाँ बैठे हैं। कुछ पुस्तकें हमारे साथ हैं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। जब भी सोशल मीडिया में या मीडिया में हम देखते हैं तो जो कुछ आलोचक हैं वो हमेशा कहते हैं ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। बिल्कुल 2014 के बाद भारत जिस मार्ग पे चला है, जिस तेज़ी से चला है, वो विकसित भारत का मार्ग है और 2047 में देश विकसित होगा, ऐसा संकल्प हम सब देशवासियों का है। और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो हमारा नेतृत्व है उसमें हमें पूर्ण विश्वास है और हम आशा करते हैं कि जो भी मूलभूत बदलाव देश की व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए हैं, उन बदलावों के परिणाम स्वरूप आने वाले समय में हम विकसित भारत के सपने को अवश्य साकार करेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है और इस मीडिया के माध्यम से जो भी लोग इसको देखेंगे, सुनेंगे, उन्हें भी ये वक्त याद होगा इस देश में शासन नहीं कुशासन का, जब एक आम व्यक्ति को अपने पानी का कनेक्शन लगवाने के लिए, अपने बैंक खाता खुलवाने के लिए, अपना गैस का कनेक्शन लेने के लिए, अपने घर में टेलीफोन लगवाने के लिए, बिजली का मीटर लगवाने के लिए, अपनी मूलभूत ज़रूरतों को भी पूरा करने के लिए किसी न किसी नेता के पास जाके जुगाड़ लगाना पड़ता था। और जिसके घर में टॉयलेट है बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जिसके घर में नलका है आम आदमी तो सोच ही नहीं सकता था कि मेरे घर में नलका भी हो सकता है। हमें अच्छी तरह से याद है हमारे देश की माताओं को, बहनों को किस तरीके से निर्लजता से अपना जीवन जीना पड़ा आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक। बातें बहुत हैं करने के लिए, 3 किताबें हैं, परंतु मैं सूक्ष्म सी बात के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। जो सरकारें देश के लोगों को आज़ादी के इतने वर्षों तक शौचालय की सुविधा तक नहीं दे पाई, पीने का पानी नहीं दे पाई, टेलीफोन का कनेक्शन नहीं दे पाए, बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए, वो किस आधार पर ये बात करते हैं कि हमने भारत के गरीब लोगों की सेवा की है। एक समय था भारत में ये सारी चीज़ें जो नाम लिए हैं, बिजली, पानी, ये गाड़ी, ये सारी चीज़ें ये केवल अमीरों और बड़े लोगों की पहुंच में चीज़ें होती हैं। परंतु आज देश का गरीब इंसान भी सम्मानजनक तरीके से अपने घर में शौचालय का इस्तेमाल कर रहा है। हमारी माताएं, बहनें सुरक्षित तरीके से आज शौचालय का इस्तेमाल कर रही हैं। घर में मुझे अच्छी तरह से याद है हमने खुद भी पानी भरा है दूर दूर से जाके। आज देश में घर में स्वच्छ पीने का पानी लोगों को आ रहा है। कुछ मूलभूत जो बदलाव, जो बड़े बड़े आंकड़े हैं वो मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। मोदी जी ने 12 वर्षों के कार्यकाल में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए। 81 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण योजना में कोविड काल के समय से लेकर आज दिन तक मुफ्त राशन उनको मिल रहा है ताकि देश का कोई भी नागरिक भूखा ना सोए। 17,000 करोड़ से अधिक की राशि रेडी फड़ी अपना छोटा मोटा रोजगार करने वालों के लिए स्वनिधि योजना के तहत उनके लिए प्रावधान किया गया है। 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नहीं तो पुराने समय में जो एक बार बीपीएल में होता था वो सब पूरा का पूरा जीवन गरीबी रेखा में ही काटते थे। 12 करोड़ से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण करवाया गया है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे देश में 5 लाख से अधिक गांव ओपन डेफिकेशन फ्री, इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बाह्य शौच मुक्त,
जो गांव पूर्णतः स्वच्छ हैं, एक भी गांव, इन 5 लाख से अधिक गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां शौचालय नहीं है, या ऐसा गांव जहां पर लोग बाहर में शौच करते हो। 57 करोड़ से अधिक लोन मुद्रा योजना में सस्ता और गारंटी मुक्त लोन की सुविधा लोगों को दी। 15,000 करोड़ से अधिक रुपए का बजट 2014-15 में जो जनजातीय कल्याण के लिए मिलता था, जो 243% अधिक, जिससे जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिला है। ग्रामीण गरीबी में कमी, ये आंकड़े हैं और ये आंकड़े सार्वजनिक आंकड़े हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े हैं। 2014 में 26% ग्रामीण लोग जो है वो गरीब श्रेणी में आते थे, आज 2026 में घटकर मात्र 5% लोग जो है वो गरीबी रेखा में हैं। स्टार्टअप योजना जब इसको शुरू किया था तो बहुत मजाक बनाया था कुछ लोगों ने। 2014 में से ले और इसके अगर 2026 के तुलना में देखें तो 61,000 करोड़ से अधिक, स्टैंड अप इंडिया में स्वीकृत धनराशि जो है वो 61,000 करोड़ से अधिक रुपए की राशि जो है वो भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृत की है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक स्टेटमेंट है जो आज भी कई बार सोशल मीडिया में लोग बोलते हैं कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, पात्र व्यक्ति तक उस 10 पैसे भी नहीं पहुँचते। इस व्यवस्था को किसने बनाया? देश में इस तरह की दीमकों को किसने पैदा किया? ये कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारें थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में, पिछले कल की बात है, उन्होंने एक बटन दबाते ही करोड़ों लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से किसान सम्मान निधि ट्रांसफ़र हुई है। तो आज देश की परिस्थितियां ये हैं, करीब 6 गुना अधिक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स मैक्सिमम स्कीम्स में इस सुविधा को लागू कर दिया गया है। और मैं कुछ चीज़ें किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। 18 जून 2024 को मोदी जी ने स्वयं सहायता समूहों को 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र सौंपे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिर्फ अगर योजनाओं के ही नाम अगर मैं गिनाने लगूं तो मुझे लगता है शाम तक का समय हमारे पास हो जाएगा। इतनी सारी योजनाएं, कुछ विषय मैं आंकड़ों के साथ आपके समक्ष साझा करूंगा। ये पुस्तकें हैं जो मैं चाहता हूं कि इन पुस्तकों को डिजिटल रूप में भी उपलब्ध है, सब लोग देखें, साझा करें। जहां पिछले 12 वर्ष की बात हो रही है, 2014 में देश में केवल 723 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनकी संख्या बढ़कर अब 2026 में 1,338 हो गई है। 2014 में देश में 36,634 कॉलेज थे, जो लगभग अब बढ़कर 52,081 हो गए हैं। उच्च शिक्षा में 2014 तक लगभग 3 करोड़ लोग पंजीकृत थे, आज लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं। एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 2014 तक देश में मात्र 8 आयुर्विज्ञान संस्थान थे जो विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा देने के लिए। आज आयुर्विज्ञान संस्थानों की संख्या 23 हो गई है, और हिमाचल जैसे छोटे राज्य को भी एम्स जैसी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा आज मिल रही है। ये केवल और केवल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का परिणाम है। 2014 में देश में 16 IIT थे, आज देश में 23 IIT है। 2014 तक लड़कियों के लिए अलग से शौचालय वाले स्कूलों की संख्या अगर देखें तो मात्र 9 लाख थी, जो अब बढ़कर 14 लाख से अधिक हो चुकी है। 2014 में बेरोजगारी दर 6.1% थी, जो आज 2026 में 3.2% आ गई है, कम हो गई है। स्टार्टअप 350 2014 तक जो नए इनिशिएटिव युवा उद्यमी जो लेते थे, देश में उनकी संख्या केवल 350। आप सोचिए कितना बड़ा देश, मात्र 350 स्टार्टअप थे। आज देश में स्टार्टअप की संख्या 2.2 लाख से अधिक हो चुकी है। रोजगार देश में 2014 तक 45.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार की सुविधा थी, आज लगभग 60 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी माध्यम से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। पैरालंपिक में अगर पदकों की सूची को देखें तो 2014 में 31
लोगों के पास 31 स्वर्ण पदक या विभिन्न श्रेणी के पदक हम लोगों ने जीते, जो 2024 में 29 पदक जीते और 1960 से लेकर 2020 तक मात्र 31 पदक देश ने जीते। 12 वर्ष के कार्यकाल में देश भर में 2100 से अधिक मेडिकल कॉलेज जो वो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। देश भर में 2014 में मात्र 842 MBBS सीटें थीं, 842 मेडिकल कॉलेजेस थे, जो आज बढ़कर 2100 से अधिक मेडिकल कॉलेज हुए। मैं अपनी अगर बात करूं, जिस वक्त हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हिमाचल में मात्र 4 सीटें पोस्ट ग्रेजुएशन की सर्जरी में थी। आज लगभग 70 से अधिक सर्जन हिमाचल में प्रतिवर्ष निकलते हैं। और यही आंकड़े अगर देश भर के देखें तो देश भर में MBBS UG सीटें जो है अब 1,28,976 हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें 85,822 हुई हैं। आज हम आप जैसे गरीब ग्रामीण पृष्ठभूमि में जन्म लेने वाला प्रतिभाशाली बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है। अनेकों बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, क्योंकि जब सीटें बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है अधिक लोगों को डॉक्टर या इंजीनियर बनने का मौका मिलेगा। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए 728 मॉडल एकलव्य स्कूलों का निर्माण की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में जिसको लागू किया है, जो भारत को 2036 तक ओलंपिक या वैश्विक खेल शक्ति बनाने की दिशा में एक नया कार्य है, नया कदम है। अब अगर हम किसानों और उसकी बात करें, उनकी फसलों को लेकर बात करें, तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की फसल ई-नाम प्लेटफॉर्म पर बिक रही है। इलेक्ट्रॉनिक जो मार्केटिंग है, नहीं तो जिससे लोगों को बिचौलियों से मुक्ति मिली है, घर बैठे अपनी फसल के वो उचित दाम प्राप्त कर सकते हैं। 25 मेगा फूड पार्क जो है वो देश भर में बनाए गए। बीज से बाजार तक किसानों के साथ सरकार ये नारे के साथ लगभग 4.3 लाख करोड़ रुपए का कृषि, समुद्री एवं खाद्य निर्यात 2025-26 में हुआ, जो 2013-14 की तुलना में 1/3 की वृद्धि जिसमें हुई है। और इन्हीं आंकड़ों को अगर हम आगे चलें, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में स्टार्टअप 12,800 से अधिक एग्रीकल्चर स्टार्टअप भारत के कृषि के क्षेत्र में नवाचार और टेक्नोलॉजी का काम के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने का काम कर रही है और देश में सुरक्षित पोषण का कार्य कर रही है। 8 करोड़ से अधिक किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, जिसके माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता मिल रही है। पिछले 12 वर्षों में किसानों के जीवन में क्या क्या बदलाव आए। कृषि में निर्यात जो 2014 में 3.57 लाख करोड़ का था, जो 2026 में बढ़कर 4.89 लाख करोड़ हो गया है। बागवानी उत्पादन 2014 में 2,807 लाख टन था, जो अब बढ़कर 3,690 लाख टन हुआ है। फूड प्रोसेसिंग देश में 2014 में 1.3 लाख करोड़ रुपए का इसका कारोबार था, जो अब बढ़कर 2.24 लाख करोड़ का हो गया है। इसी तरह अगर हम उनकी बात करें जो सरकारी कर्मचारी या नौकरी पेशा, उनके लिए देश में ऐतिहासिक पहली बार टैक्स में स्लैब में चेंज करते हुए लगभग 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किया गया है। महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, ट्रिपल तलाक से निजात दिलाई और ड्रोन दीदी योजना, नारी वंदन अधिनियम को लागू किया। इसके साथ साथ दिव्यांगों के लिए लगभग 20,300 से अधिक शिविर इस देश में आयोजित किए गए, जिससे लगभग उनकी 1.3 लाख करोड़ यूनिक आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए और उनको सहायता और सुविधाएं प्रदान की गई। फिर 58% से अधिक ST/SC समुदाय के बच्चों को विभिन्न प्रकार की विभिन्न शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको
वित्तीय सहायता प्रदान की गई। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जब हम अपने बचपन को याद करें तो अस्पताल में पर्ची के भी पैसे लगते थे, एक सिरिंज एक दवाई तक लोगों को खरीद के लानी पड़ती थी। आज देश के लगभग 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत योजना में सम्मानजनक तरीके से, बिना अपने गहने बेचे, बिना अपनी ज़मीन गिरवी रखे, सम्मानजनक तरीके से, सुरक्षित तरीके से उन्हें इलाज इस देश में आज मिल रहा है। तो ये भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार काम कर रही है, ये उसका परिणाम है। मोदी जी ने हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि देश पहले है हम बाद में, उस नीति पर कार्य करते हुए विश्व पटल पर हमारे भारत देश को एक अलग पहचान बनाई है। आज हम देख सकते हैं कि भारत ही नहीं, दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि में जो चमक आई है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है। चाहे ऊर्जा का क्षेत्र देख लें, चाहे रक्षा का क्षेत्र देख लें, चाहे कूटनीतिक विस्तार देख लें, अभी भी हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा युद्ध जो अमेरिका और ईरान के बीच में चलता रहा, अफवाहें बहुत उड़ाई गई कि देश में पेट्रोल की किल्लत हो गई है, गैस की किल्लत हो गई है, परंतु क्या कमी आई? ये मोदी जी की कूटनीति का परिणाम रहा कि ईरान ने जिन देशों के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोला, कुछ चुनिंदा देशों के लिए, उस मध्य पूर्व के तनाव के दौरान, तो उसमें भारत का भी नाम था। आज विश्व का एक खूबसूरत भगवान राम का मंदिर हमारे देश में भी बना और अरेबियन यूएई में भी इस मंदिर को बनाया गया। रक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, 36,000 से अधिक रक्षा उत्पादों की पहचान वैश्विक स्तर पर हुई, जिनका निर्माण भारत में होता है। अभी कुछ दिन पहले की एक खबर है जो शायद इसमें रिकॉर्डेड भी नहीं होगी, कि भारत ने अपना स्वदेशी स्तर पे बनाया हुआ आर्मी का जो कैरियर विमान होता है, जो सेना के लिए, उसको भी भारत में निर्माण किया गया। अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में देखें तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला और एकमात्र देश है। तो किसी भी क्षेत्र में देखें, शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ग्रामीण विकास में देखें, किसानों के क्षेत्र में देखें, रक्षा के क्षेत्र में देखें, आंतरिक सुरक्षा में देखें, बाहरी सुरक्षा में देखें। आंतरिक सुरक्षा की मैं एक बात कहना चाहूँगा। कुछ महीने पहले हमारे गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि 31 मार्च 2026 से पहले देश में नक्सलवाद को समाप्त कर दिया जाएगा, और ये हम गौरव महसूस करते हैं कि उन्होंने इस काम को पूरा किया। देश की अनेकों वर्षों से चली आ रही एक समस्या, जो देश के संविधान के साथ एक मजाक था, एक राष्ट्र एक झंडा एक विधान, एक राष्ट्र एक प्रधान, इस नीति और इस मार्ग पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी, हमने धारा 370 को हटाकर देश को एकजुटता में करने का प्रबंध किया। ये सारे काम, अनेकों कार्य हैं, वही कि अगर एक एक चीज़ की अगर हम डिटेल में बात करने लगेंगे तो पूरा दिन लगने वाला है, क्योंकि मोदी जी के 12 वर्षों की यात्रा को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाहित करना लगभग असंभव है। इसलिए हम तो इतना ही कहते हैं कि आज देश मजबूत स्थिति में है, और इसके पीछे प्रत्येक देशवासी जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए वोट किया है, और अभी आने वाले समय में हमें और ऐसे निर्णायक और देश प्रेमी, देश की एकता और अखंडता, देश की महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, उनके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए अनेकों फैसले ये सरकार आने वाले समय में लेगी, जिसका हम लोगों को इंतज़ार है। और हम उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के युवा, हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं, किसान सब सुरक्षित और उज्जवल भविष्य युक्त जीवन पाएँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। एक चीज़ मुझे एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे देश में अनेकों महिलाएं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से, बीमारी से अपनी जान गंवाती। इस कैंसर को होने वाला जो मेन कारण है वो एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। गरीब व्यक्ति के पास अपनी बेटी को सुरक्षित भविष्य, सुरक्षित जीवन देने के लिए
12-15 हज़ार रुपया खर्च करना कई बार मुश्किल होता है। मैं धन्यवाद करता हूँ देश की समस्त बेटियों की ओर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि जिन्होंने वर्ष 2026 में देश की सभी 14 वर्ष से अधिक 1 करोड़ से अधिक किशोरियों को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई है। इस विषय पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा। कुछ लोग भ्रामक प्रचार करके इस वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले लोगों ने कोविड वैक्सीन का भी विरोध किया। तो मैं बताना चाहूँगा ये वैक्सीन कोई नई नहीं है। ये 2005 से इस दुनिया में लग रही है और अनेकों देशों में इसको लगाया जाता है, परंतु भारत जैसे देश जहाँ किसी व्यक्ति के लिए अपने इलाज के लिए 12-15 हज़ार रुपया खर्च करना बहुत मुश्किल है, उन जैसे ग्रामीण और गरीब लोगों की बेटियों को भी ये इंजेक्शन निःशुल्क अगर मिल रहा है तो हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं तो एक डॉक्टर होने के नाते, एक पिता होने के नाते आप सबसे ये अपील करता हूँ, जो भी बच्ची के पिता हैं, जिनके घर में भी बेटियाँ हैं, कि अपनी बेटी को उसके जन्मदिन पर, जब वो 9 साल से बड़ी उम्र की हो जाए तो उसके जन्मदिन पर उसको ये गिफ्ट दें, उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन लगवाएं, ताकि उम्र के अगले पड़ाव में जब वो शादी के बाद संतान उस फेज़ में जब एंटर करती है तो उसके उस उम्र के उस पड़ाव में उसको बच्चेदानी के मुंह के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित ना होना पड़े। देश में इस बजट में जो घोषणा की थी कि अगले 2 वर्ष में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित किए जाएंगे और कैंसर की दवाओं पर 100% जो सीमा शुल्क था उसको छूट दी है। दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, स्टेंट सस्ते हुए हैं और आयुष्मान भारत योजना का बजट, जो जन आरोग्य योजना का बजट 2026-23 का है, वो लगभग 9,500 करोड़ रुपया निर्धारित किया गया। मैं इतनी ही बातें आपके साथ कहना चाहूँगा और साथ ही साथ अपील करना चाहूँगा कि हम सब लोग एकजुट होकर, मिलजुल कर देश को जोड़ने वाली सरकार, देश के गरीब लोगों के कल्याण करने वाली सरकार, देश के युवाओं और महिलाओं की चिंता करने वाली सरकार के साथ मजबूती से चलें। आज देश में जो अव्यवस्था हम कई सालों से देखते आए थे, इस अव्यवस्था के लिए कौन जिम्मेवार है वो देश पूरा जानता है। जहाँ तब देश में गुलामी से फ्री होकर हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, परंतु वो एक तरीके की वो डेमोक्रेसी नहीं रही, वो एक तंत्र था, एक ही परिवार का राज इस देश पे रहा। विचार बेशक नाम उसको कांग्रेस पार्टी दिया गया, परंतु वो पार्टी नहीं, वो परिवार के द्वारा सरकारें चलाई गई। मैं धन्यवाद करता हूँ पूर्व में रहे हमारे चुनाव आयुक्त TN शेषन जी का भी, कि जिन्होंने चुनावों में सुधार किए। अन्यथा आज जिस लोकतंत्र में हम बैठे हैं, जिस लोकतांत्रिक तरीके से हमने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना है, जिस लोकतांत्रिक तरीके से हम विधायक चुने गए हैं, जिस लोकतांत्रिक तरीके से ये लोग चुने जाते हैं, इस लोकतंत्र को तो इन कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारों ने बहुत पहले ही समाप्त कर दिया था। बूथ कैप्चरिंग से लेकर चुनावी घोषणाओं को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसकी देन है? TN शेषन जी की देन है। आज़ादी के इतने वर्षों तक देश में जो अराजकता का माहौल बनाया, इसके लिए केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। मोदी जी तो सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो सुधार जो है वो इन कांग्रेस विचारधारा की गुलामी की मानसिकता के लोगों को जो रास नहीं आता, इसलिए आए दिन ये कुछ न कुछ इन्होंने अनेकों प्रोपोगंडे किए, अनेकों भ्रामक प्रचार किए मोदी जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लास्ट में परिणाम क्या हुआ कि अब भारत की जनता समझदार है, भारत की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आने वाली। और अभी आने वाले 4 राज्यों में जो कुछ समय बाद चुनाव होने हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी की करारी हार होने वाली है और ये हार का शतक पूरा करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।